रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा लिखा गया है। ये एक एकांकी विधा है। एकांकी मतलब छोटा नाटक। एकांकी होता है जहाँ पर आपके करैक्टर के नाम के सामने उसका डायलॉग लिखा होता है, यानी कि आप इसे बिना कुछ चेंजेस के स्टेज पर कर सकते हैं। एकांकी उसे कहते हैं जहाँ पर हर करैक्टर के सामने उसका संवाद लिखा होता है। और ये एकांकी किस पर आधारित है? जो शादी ब्याह तय करने से पहले लड़की दिखाने की एक सामाजिक समस्या है, उस पर आधारित है ये। इस नाटक के माध्यम से लेखक ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम चाहे कितना भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी आधुनिक क्यों ना बन जाएं, लेकिन महिलाओं के प्रति हमारी सोच नहीं बदली है और ना ही हम अपनी संकीर्ण मानसिकता, हमारी जो कंजर्वेटिव थॉट्स है उससे ऊपर नहीं उठ पाए हैं। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से स्त्री शिक्षा के महत्व को समझाया है और हमारे समाज की क्या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो इस पवित्र परंपरा, शादी की पवित्र परंपरा को भी एक बिजनेस मानते हैं। शादी के समय लड़की के माता पिता से दहेज के रूप में धन, वाहन, घर की अनेक वस्तुओं की मांगने की परंपरा है, जिसमें लोग ज़रा भी हिचकिचाते नहीं। पता नहीं उनको ऐसा क्यों लगता है कि जैसे वो अपने लड़के की शादी उस लड़की से कर उसके माता पिता पर एहसान कर रहे हैं। लाख बुराइयों के बाद भी लड़के को खरा सोना और सर्वगुण संपन्न व पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी लड़की को कम आंका जाता है। दहेज समस्या की वजह से आज भी हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध हो रहे हैं। यह कहानी में लेखक ने बस यही समझाने का प्रयास किया है। तो आइए अब हम इस पाठ की समरी को समझते हैं कि इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ेंगे और किस तरह से प्रश्न हमारे आ सकते हैं। तो पाठ को शुरू करने से पहले मैं सविता आपका मानव हिंदी क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करती हूं। और अगर आपने प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो अब पढ़ते हैं रीढ़ की हड्डी। हमारी कक्षा 9वीं में भी और 10वीं में भी हमारी 2 पुस्तकें हैं। क्षितिज, जिसके हम बहुत सारे पाठ कर चुके हैं। अब ये हमारा है कृतिका भाग 1, जिसका पाठ हम कर रहे हैं रीढ़ की हड्डी। तो इस एकांकी में जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, अर्थात जो जो नाम इस पाठ में आए हैं वो कौन है? उमा है, जो क्या है? लड़की। राम स्वरूप जो है वो है लड़की के पिता, प्रेमा लड़की की माँ और शंकर जो है वो लड़का, यानी कि जो लड़की को देखने आया है। गोपाल प्रसाद लड़के के पिता है और रतन है इसमें एक और कैरेक्टर, वो क्या है? राम स्वरूप जी का नौकर हैं। तो ये हमारे इस कैरेक्टर में जो मेन कैरेक्टर्स हैं इस हमारे रीढ़ की हड्डी एकांकी में, ये वो हैं। इन्हीं के नाम के साथ हमारे डायलॉग्स लिखे हुए हैं। अगर आप पाठ में देखेंगे तो इस तरह से हमारा नाटक ये शुरू होता है। उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आने वाले हैं। राम स्वरूप और उनका नौकर रतन कमरे को सजाने में लग रहे हैं, जो हमारे समाज में होता है। अगर मेहमान आते हैं तो हम अपने घर को चाहे कितना ही साफ हो दोबारा से कोशिश करते हैं, और यहाँ पर तो लड़की को देखने आ रहे हैं, तो सोच सकते हो आप कितने ज़्यादा अच्छे से तैयारी हो रही होगी। तख्त पर दरी और चादर बिछाकर उस पर हारमोनियम रख दिया गया, हारमोनियम इंस्ट्रूमेंट, और तख्त माने एक पलंग। नाश्ता आदि भी तैयार किया जा रहा है। इतने में ही वहाँ प्रेमा आती है। मैंने प्रेमा ही बताया कौन है? प्रेमा लड़की की माँ। और वे कहती है कि तुम्हारी बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी हुई है। मुंह फुलाए मतलब नाराज़ है। तभी रामस्वरूप कहते हैं उसकी माँ किस मर्ज की दवा है? जैसे तैसे वे लोग मान गए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार चली जाए तो मुझे दोष मत देना। मतलब माँ किस मर्ज की दवा है, यानी कि माँ उसे मना ले। अब प्रेमा कहती है तुमने ही उसे पढ़ा लिखा कर सर पर चढ़ा लिया है। मैंने तो पाउडर वोडर उसके सामने लाकर रख दिया। दैट मीन्स कि मेकअप करे वो, इसके लिए उसके सामने रखा है पाउडर वाउडर। पर वह इन सब चीज़ों से नफरत करती है, क्योंकि वो एक पढ़ी लिखी लड़की है और वो दिखावे से ज़्यादा अपनी आंतरिक जो ब्यूटी है उस पर
फोकस करती है और वो अपने अंदर क्वालिटीज़ भरना चाहती है, ना कि ये पाउडर मेकअप लगाकर सुंदर दिखना चाहती है। रामस्वरूप कहते हैं, ना जाने इसका दिमाग कैसा है। उमा बीए तक पढ़ी हुई है, परंतु रामस्वरूप लड़के वालों को 10वीं पास तक ही पढ़ी बताते हैं। क्यों बताते हैं ऐसा? क्योंकि लड़के वालों को कम पढ़ी लिखी लड़की ही चाहिए थी। नाश्ते में टोस्ट रखने के लिए मक्खन नहीं है। रामस्वरूप ने नौकर रतन को मक्खन लाने के लिए भेज दिया। बाहर जाते हुए रतन देखता है कि कोई घर की ओर आ रहा है। वह मालिक को बताता है कि थोड़ी देर में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है और दरवाज़ा खुलने पर गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर अंदर आते हैं। रामस्वरूप उन दोनों का स्वागत करते हैं। दोनों बैठकर अपने ज़माने की तुलना नए ज़माने से करते हैं। ये होता है कंपैरिजन। हमारे टाइम में ऐसे होता था, अब ऐसे नहीं होता, अब ऐसा होता है तब वैसा नहीं होता था, तो वो भी वही कर रहे थे। अपनी आवाज़ और तरीके को बदलते हुए गोपाल प्रसाद कहते हैं, अच्छा तो साहब बिजनेस की बात की जाए। वे शादी विवाह को क्या मानते हैं? एक बिजनेस मानते हैं। बिजनेस कैसे? कि लड़के वाले हैं, उनको क्या क्या चाहिए वो अपनी एक रिक्वायरमेंट रखेंगे। यहाँ पर उमा बीए पढ़ी हुई है, पर लड़के वाले पढ़ी लिखी क्यों नहीं चाहते बहू, ये आगे हम पढ़ेंगे। तो वो झूठ बोल देते हैं उमा के पिता कि वो सिर्फ कितनी पास है, 10वीं पास है। तो अब इसका आगे का हिस्सा पढ़ते हैं। रामस्वरूप उमा को बुलाने के लिए अंदर जाते हैं, तभी पीछे से गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर से कहते हैं कि आदमी तो भला है, मकान वकान से तो इन लोगों की हैसियत बुरी नहीं लगती है, पर यह तो पता चले कि लड़की कैसी है। गोपाल प्रसाद अपने बेटे को झुककर बैठने पर डांटते हैं। शंकर सीधा नहीं बैठ सकता है, वो अपनी रीढ़ की हड्डी को झुकाकर बैठता है। अब यहाँ पर रीढ़ की हड्डी क्या काम करती है? हमें सीधा रखती है, हमें चलने में, सीधा बैठने में हेल्प करती है। रीढ़ की हड्डी का हमारे शरीर में बहुत अहम योग है। इसी तरह से हमारे समाज में रीढ़ की हड्डी, दैट मीन्स कि हमारे संस्कार, हमारी वैल्यूज़ हमारे अंदर कितनी है, तो वही रीढ़ की हड्डी का काम करे। अगर वैल्यूज़ नहीं है तो दैट मीन्स वो इंसान क्या है? बिना रीढ़ की हड्डी के है। जो यहाँ पर उमा शंकर को साबित करेगी कि वो रीढ़ की हड्डी ही नहीं है उसमें, दैट मीन्स उसमें उसके जो संस्कार होने चाहिए वो नहीं है। अब रामस्वरूप दोनों को नाश्ता कराते हैं, इधर उधर की बातें भी करते हैं। गोपाल प्रसाद लड़की की सुंदरता के बारे में पूछते हैं, तो रामस्वरूप कहते हैं, वह तो आप खुद ही देख लीजिएगा। फिर जन्मपत्रियों के मिलाने की बात चलती है, तो रामस्वरूप कहते हैं कि मैंने उन्हें भगवान के चरणों में रख दिया है, आप उन्हें मिला ही समझ लीजिए, क्योंकि उनको इस चीज़ से कोई परवाह नहीं है, कोई गुण मिलेगा नहीं मिलेगा। वैसे तो ये देखा जाए तो पुराने विचार हैं, पर फिर भी वो कह रहे हैं कि सिर्फ आप लड़की पसंद कर लीजिए, जैसा भी है सब कुछ मिला ही समझिए। बातचीत के साथ ही गोपाल प्रसाद लड़की की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछना चाहते हैं। वे कहते हैं कि हम तो मैट्रिक पास बहू चाहिए, मुझे उससे नौकरी थोड़ी करानी है कि अगर पढ़ी लिखी होगी तो वो डिमांड करेगी कि मैं भी जॉब करूँगी, मैं भी बाहर जाऊँगी। तो नहीं, हमें तो सिर्फ घर में चाहिए, बहू चाहिए, काम करे, बस खत्म। उमा को बुलाने पर वह सिर झुकाकर तथा हाथ में पान की तश्तरी लेकर आती है। उमा के पहने चश्मे को देखकर गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों ही एक साथ बोलते हैं, चश्मा? क्योंकि चश्मा क्या समझते हैं कि पढ़ने लिखने वाले बच्चे की आंखें खराब हो जाती हैं, तो वो चश्मा लगा होता है, तो वो इससे आइडिया लगाते हैं कि ये पढ़ी लिखी है। रामस्वरूप उमा के चश्मा लगाने की वजह को स्पष्ट कर देते हैं, दोनों ही संतुष्ट हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद उमा की चाल और चेहरे की छवि देखते हुए गाने बजाने के बारे में पूछते हैं। तब उमा सितार उठाकर गीत सुनाती है और उमा की नज़र उस लड़के पर पड़ती है, तो वो उसे पहचान कर गाना बंद कर देती है। कैसे पहचानती है उमा को? कैसे उससे मुलाकात हुई? अब देखिए। फिर उमा से गोपाल प्रसाद उसकी पेंटिंग सिलाई के बारे में पूछते हैं कि उसे पेंटिंग आती है, सिलाई आती है। इसका उत्तर रामस्वरूप दे देते हैं। तब गोपाल प्रसाद उमा से कुछ इनाम विनाम जीतने के संबंध में पूछते हैं,
तो उमा को ही उत्तर देने के लिए कहते हैं कि हर बात का जवाब रामस्वरूप जी दे रहे हैं, तो अब वो कहते हैं कि उत्तर कौन देगी, उमा देगी। रामस्वरूप भी उमा को ही जवाब देने के लिए कहते हैं। अब आगे देखिए। और उमा मजबूत आवाज में कहती है कि मैं क्या जवाब दूं बाबूजी। जब कुर्सी मेज बेची जाती है तब दुकानदार मेज कुर्सी से कुछ नहीं पूछता, केवल खरीदार को दिखा दिया जाता है, पसंद आ जाता है तो अच्छा, वरना इसी इतना ही बोलती है। तो रामस्वरूप क्रोधित होकर उमा को डांटते हैं। अब वो क्योंकि पढ़ी लिखी बच्ची है, उसके अंदर बहुत सारे जज्बात दबे हुए हैं कि उससे कुछ नहीं पूछा जा रहा है, उसे तो सिर्फ जो उसको देखने आए हैं उसकी मर्जी के अनुसार ढाला जा रहा है। तो वो कह रहे कि एक तरह से मैं भी एक ऐसी होगी ना, जैसे कुर्सी मेज खरीदने जाते हैं, वो कुछ नहीं बोलती, जिसे पसंद आया ले जाओ, तो मैं क्या बोलूँ। उमा बोलती है, अब मुझे कहने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मुझे खरीदने के लिए आए हैं, जरा इनसे तो पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते, क्या उनको चोट नहीं लगती। अब उमा रोक नहीं पाती, उमा बोले जा रही है। गोपाल प्रसाद गुस्से में आकर रामस्वरूप बाबू से कहते हैं कि आपने मुझे मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था। तभी उमा गोपाल प्रसाद से कहती है, आप इतनी देर से मेरा नापतोल कर रहे थे, इससे हमारी बेइज्जती नहीं हुई। और ज़रा आप अपने साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के आसपास क्यों चक्कर काट रहे थे और ये वहाँ से कैसे भगाए गए थे। दैट मीन्स कि वो लड़कियों के आगे पीछे घूमता था, ऐसा लड़का था शंकर, उसका कोई एथिक्स नहीं थे। तो उमा को ये सब कुछ पता था, इसलिए उसे उससे और ज़्यादा ही घृणा हुई। ये सुनकर तो गोपाल प्रसाद घूम जाते हैं कि कॉलेज हॉस्टल। तो गोपाल प्रसाद उमा को कहते हैं, तो क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो। उमा बोलती है, हाँ मैं पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, मैंने ना तो कोई चोरी की है, ना ही आपके पुत्र की तरह इधर उधर ताक झाँक कर कायरता का प्रदर्शन किया है। गोपाल प्रसाद खड़े हो जाते हैं और रामस्वरूप को भला बुरा कहने लगते हैं, अपने बेटे के साथ दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा पीछे से कहती है, जाइए, ज़रूर जाइए, घर जाकर जरा ये पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। दैट मीन्स इसके अंदर कोई संस्कार हैं या नहीं है, ये समाज में रहने के लायक है कि नहीं है, यह सिर्फ समाज में जो बुराइयां हैं उसी का प्रतीक है ये। गोपाल प्रसाद और उसका लड़का दरवाजे से बाहर चले जाते हैं और प्रेमा आती है। उमा रो रो कर यह सुनकर रामस्वरूप उमा रो रही है और यह सुनकर रामस्वरूप खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो तो सन्न रह जाते हैं ना। उन्होंने इतना समझाया था कि चुप रहेगी, नहीं बोलेगी, पर ऐसा नहीं हुआ, जो सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। ये अभी चल ही रहा था, इतने में एकांकी के शुरुआत में रतन जो उनका नौकर है कहाँ गया था, टोस्ट के लिए मक्खन लेने। जब सब कुछ हो गया है तो रतन आता है और बोलता है, बाबूजी मक्खन। अभी उसकी तरफ देखने लगता है और एकांकी खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर जो इस रीढ़ की हड्डी शीर्षक है, इसकी सार्थकता को अगर हम कहें तो जिस प्रकार रीढ़ की हड्डी इंसान के शरीर का मुख्य हिस्सा है, उसका इंसान का पूरा शरीर उस पर टिका होता है, संतुलित रहता है, ऐसे ही इंसान का आत्मविश्वास व स्वाभिमान भी होता है, जिससे उसके जीवन की नींव मजबूती से टिकी रहती है। हमारे समाज में कुछ पुराने रीति रिवाज व परंपराएं हैं जिनका समय के हिसाब से और इंसान के भले के लिए बदलना व लचीला होना आवश्यक है। ऐसे ही एक रूढ़िवादी परंपरा जो बरसों से हमारे देश में चली आ रही है, वो क्या है, लड़की देखने की परंपरा। और लड़की को देखकर क्या होता है, उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचाना, लड़की के पिता की हैसियत को आंकना आदि, ये बुरी परंपराएं हैं। लेखक ने कहानी की नायिका उमा को पढ़ी लिखी और स्वाभिमानी लड़की के रूप में दिखाया है। वह अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं करना चाहती और इससे जो भी किया, इसमें उसने जो भी किया उसके भविष्य के लिए वो सब कुछ सही भी है। जबकि जो शंकर इसका नायक है इस कहानी का, वह पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी अपने पिता की तरह ही पुरानी रूढ़िवादी विचारधाराओं के साथ बंधा हुआ है और हर चीज़ में चुपचाप बैठकर तमाशा देखता है। उमा के गुणों के आगे शंकर कहीं नहीं ठहरता। फिर भी गोपाल प्रसाद
अपने बेटे के दोषों को ना देखकर उसकी सराहना करते हैं और उमा के अंदर दोषों को ढूंढने की कोशिश करते हैं।